इससे पूर्व के वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे हम चलते हैं कि योजना काल में हमारी खेती या कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले हम लेते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि की नीति क्या रही है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न संकट, औद्योगिक कच्चे माल का अभाव, दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था और किसानों की हीन दशा से प्रभावित होकर सरकार ने कृषि के संबंध में एक व्यवहारिक एवं सुनिश्चित नीति अपनाने का दृढ़ निश्चय किया था। इस समय कृषि नीति का मूल उद्देश्य खाद्यान्न पदार्थों में आत्मनिर्भरता तथा औद्योगिक कच्चे माल की उत्पत्ति में वृद्धि करना था। अतः 1949 में अधिक अन्न उपजाऊ आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह तात्कालिक खाद्यान्न संकट से मुक्ति पाने के लिए प्रारंभिक प्रयास था। 1950 में योजना आयोग का निर्माण हुआ और योजना आयोग में भी देश की भावी आर्थिक विकास में कृषि विकास को प्राथमिकता दी। यही कारण था कि प्रथम योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले 1960 करोड़ रुपए के व्यय में से कृषि तथा संबद्ध कार्यक्रमों और सिंचाई पर 601 करोड़ रुपए का व्यय हुआ, यानी लगभग 30% के आसपास। तो कुल योजना व्यय का जो है ये 30% या 30.5% भाग था। प्रकृति की कृपा दृष्टि से कृषि उत्पादन में लक्ष्य से अधिक उत्पत्ति के आसार दृष्टिगोचर में होने लगे। 1952 में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1958 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1953 में खाद्यान्न का पर्याप्त उत्पादन होने से 1954 तक खाद्यान्न नियंत्रण को हटा लिया गया, परंतु इसके कारण कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य 15 से 20% कम हो गए। चूंकि 1955-56 में खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का दौर वापस प्रारंभ हो गया। खाद्यान्न के आयात के संबंध में यह नीति अपनाई गई कि आयात केवल संकट काल के लिए भंडार यानी बफर स्टॉक निर्मित करने के लिए ही किया जाएगा। योजना आयोग ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए संस्थागत परिवर्तनों तथा औद्योगिक परिवर्तनों पर ही अधिक बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1960-61 तक संपूर्ण देश में 40% कृषि योग्य भूमि पर फैली हुई जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। भूमि पर से जो है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार के लिए लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित की, काश्तकारों की बेदखली के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की, भूस्वामित्व अधिकार दिलाना तथा कृषि पुनर्संगठन में जोत की सीमा को निर्धारित करना, चकबंदी, सहकारी खेती, भूदान आंदोलन तथा भूमिहीनों को भूमि वितरित करने की नीति रही, ताकि सामाजिक न्याय के परिवेश में उत्पत्ति वृद्धि की को प्रेरणा मिल सके। संस्थागत परिवर्तनों में वित्तीय संस्थाओं का विकास किया गया। 1956 में खाद्यान्न में राज्य व्यापार की व्यवस्था लागू हुई। 1957 में ही अशोक मेहता समिति ने खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन की स्थापना का सुझाव दिया था। 1959 में नागपुर अधिवेशन में कृषि भूमि सुधारों को गति प्रदान करने तथा सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव पास किया गया। औद्योगिक परिवर्तनों में सिंचाई साधनों का विकास, उत्तम बीज, रासायनिक खाद और कृषि के वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में विस्तार की नीति को अपनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक योजना आयोग की जो कृषि नीति थी वो कुछ सीमा तक संस्थागत और प्रौद्योगिक परिवर्तनों से कृषि उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य में तो सफल हो सकी, परंतु कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों का श्रीगणेश नहीं हुआ था। कृषि क्षेत्र में ऐसे तत्व पनप रहे थे जो कृषि उत्पादन में परंपराओं के विरुद्ध नई पद्धतियों की शुरुआत से किसानों में नए जीवन का संचार कर उन्हें प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने को अग्रसर कर सके। बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा, जिसके कारण क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होने के साथ साथ दीर्घकाल में लाभ मिलने से मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो देश के कृषि विकास के लिए प्रभावी, व्यवहारिक, सुनिश्चित तथा सुदृढ़ नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। जनसंख्या की विस्फोट वृद्धि ने नीति निर्माताओं को अधिक सजग होने के संकेत दे दिए थे। उसके पश्चात हमने कृषि विकास की जो नई नीति है उसकी तरफ ध्यान दिया और भारतीय किसानों में आर्थिक नियोजन के 10 वर्षों में वांछित लाभ न मिलने से निराशा के साथ साथ मनोबल की सुदृढ़ता व आर्थिक समृद्धि की आकांक्षा
से उचित मूल्यों, अधिक उपज देने वाली फसलों तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ गई। उनकी यह प्रवृत्ति उज्जवल भविष्य का सूचक तो थी। 1960-61 के बाद कृषि उत्पादन में अत्यधिक उतार चढ़ाव का दौर चला। 1964-65 में अच्छी उपज के साथ 1965-66 तथा 1966-67 में अभूतपूर्व अकाल पड़ा। फिर 1967-68 में अच्छी फसल के बाद फिर 1968-69 में स्थिरता कृषि क्षेत्र में विकास को विफलता और सफलता का स्वाभाविक मिश्रण मिला। इस वातावरण में जहाँ किसानों में उचित मूल्यों, अधिक उत्पत्ति के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों और रासायनिक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया, वहाँ साथ ही साथ कृषि के संबंध में परंपरागत निर्वाह दृष्टिकोण के स्थान पर व्यावसायिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। सिंचाई की दृष्टि से उपयुक्त अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक उत्पादन करने की सुनिश्चित नीति का प्रादुर्भाव हुआ। इस नीति को कृषि विकास की नवीन व्यूह रचना अथवा हम हरित क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से इस हरित क्रांति के प्रथम चरण में यानी 1960-61 में 3 जिलों को चयनित किया गया और सघन जिला कृषि कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त आर्थिक सहायता से चालू किया गया। इसे पैकेज प्रोग्राम के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि साधनों, उत्तम बीजों, रासायनिक खाद, साख, औजार और सिंचाई सुविधाओं को एक साथ चुने क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तथा आवश्यक तकनीक तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। ये एक समन्वित एवं सघन प्रयास था जो बाद में 13 जिलों में फैला और बाद में 308 विकास खंडों में चालू किया गया। इस तरह से ये जो दोनों कार्यक्रम है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, प्रचलित किस्मों से अधिक गहन कृषि करने तक ये सीमित रहे और अन्य प्रदों को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। देश में जब योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ से ही कृषि व सिंचाई विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। प्रथम योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, किंतु बाद में योजनाओं में भी खेती के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1965-66 में कृषि विकास की जो नवीन व्यूह रचना थी, हरित क्रांति, वो अपनाई गई ताकि सीमित साधनों का चयनित सुरक्षित क्षेत्रों में प्रयोग कर खाद्यान्न व कृषि जन्य पदार्थों की उत्पत्ति में तेजी से वृद्धि की जा सके और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो ये हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि और सिंचाई विकास पर जो सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय हुआ है वो 1951 से लेकर के और 2011-12 तक। इसमें हम देखें तो प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल व्यय 1960 था और कृषि एवं संबंध पर 291 करोड़, सिंचाई विकास पर 310 करोड़ और कुल 601 करोड़ यानी 30.6%। दूसरी योजनाओं में घट करके 21% हुआ, तीसरी योजना में 19% और 3 वार्षिक योजनाओं में ये 23% रहा। इसके आगे हम देखें तो फिर इसमें घटत बढ़त होती रही है। चौथी योजना में 21%, पांचवी योजना में 22% और छठी योजना में 16.1%, सातवीं योजना में 13.1%। फिर वार्षिक योजनाएं हुई 2, 90 91 और 91 92, उसमें 12.5। फिर 8वीं योजना में 11.7, फिर 9वीं योजना में 12.3 और 10वीं योजना में 10.67, 11वीं योजना में ये 13.75 रहा। 12वीं योजना का जो अनुमानित है वो 12 से 17 तक 12वीं योजना थी, जिसमें 12-13 में 11% रहा और 13-14 में 11.4%। तो इस प्रकार से अगर हम अलग अलग लें तो पंचवर्षीय योजनाओं में जो खेती का आधुनिकीकरण हुआ वो निम्न कुछ तथ्यों से हमें स्पष्ट हो जाएगा कि कृषि विकास की दर में वृद्धि हुई है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही 1900 से 1950 तक यानी योजनाओं से पहले भारत में कृषि विकास की वार्षिक दर 0.5% थी, पर पिछले 63 वर्षों में कृषि की वार्षिक दर 2003-04 में बढ़कर लगभग 10% हो गई है। तो पिछले 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 306% की वृद्धि हुई है। जहां 1950-51 में कृषि उत्पादन का सूचकांक उस समय आधार वर्ष 81-82 था, बराबर 100 था, तो 46.2 था, वो बढ़ करके 2013-14 में 244 हो गया। तो इस प्रकार से कृषि विकास की दर में वृद्धि हुई, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के और खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। 1950-51 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन जहां 5.49 करोड़ टन था,
वो प्रथम योजना में ही जो है 6.5 करोड़ टन को पार करके 6.9 करोड़ टन पहुंच गया था। और 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन 26.56 करोड़ टन पहुंच गया। 16-17 में ये बढ़ करके 27.2 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार से खाद्यान्नों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। फिर व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि औद्योगिक व व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी तीव्र गति से वृद्धि योजना काल में हुई है। कपास, गन्ना, मूंगफली के उत्पादन में 4 से 4.5% की वार्षिक वृद्धि हुई है। तो सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि पिछले 55 वर्षों में या पिछले 70 वर्षों में व्यापारिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि जरूर हुई है और लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। तो जहां 50-51 में तिलहन का उत्पादन 52 लाख टन था, गन्ने का 71 लाख टन, कपास का 29 लाख गांठे तथा जूट का 35 लाख गांठे था, वह बढ़ करके 2007-8 में तिलहनों का उत्पादन 2.98 करोड़ टन, गन्ने का उत्पादन 34.8 करोड़ टन तथा कपास और जूट का उत्पादन 259 लाख तथा 102 लाख गांठे होने हो गया है। तो इस प्रकार से व्यापारिक फसलों के उत्पादन में योजना काल में तेजी से विकास हुआ है। फिर है सिंचाई साधनों का विकास, है ना। योजनाबद्ध विकास के वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का बहुत तेजी से विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में 2,38,641 करोड़ रुपए तथा निजी क्षेत्र में भी लगभग इतनी ही राशि सिंचाई सुविधाओं के विकास पर खर्च किए जाने के परिणाम स्वरूप जहां 50-51 में सिंचित क्षेत्र 208 लाख हेक्टेयर था, वह बढ़ करके 1973-74 में 440 लाख हेक्टेयर हो गया। और यही जो है बढ़ करके 2016-17 में सिंचित क्षेत्र 1150 लाख हेक्टेयर हो चुका है। तो इस प्रकार से सिंचित क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। भूमि सुधार भी हुए हैं, है ना। प्रथम योजना से ही क्रांतिकारी जो भूमि सुधार थे उनका होना प्रारंभ हो गया था। 1960-61 में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। मध्यस्थों की समाप्ति से 2 करोड़ काश्तकार सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। उपखंडन एवं उप विभाजन की समस्या के समाधान के लिए और अधिक छोटे खेतों पर प्रतिबंध तथा लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की जा चुकी है। सभी राज्यों में काश्तकारों की भूमि से बेदखली, काश्त की सुरक्षा तथा उचित लगान वसूली संबंधी अधिनियम पारित किए जा चुके हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण संबंधी अधिनियमों को बड़ी मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है, पर अधिनियमों में कानूनी खामियों का लाभ उठाकर जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं वो भूमिहीनों को लाभ से वंचित करने के लिए प्रयत्नशील लगातार रहते हैं। और फिर अंत में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भूमि सुधारों में तेजी लाई गई और अब ये प्रयास और तेज किए जाने लगे हैं। नेक्स्ट है फिर कि उन्नत बीजों का प्रयोग। औद्योगिक योजना काल के दौरान उन्नत बीजों और रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा है और इनका महत्व भी फसलों के उत्पादन में बहुत है। इसी कारण से उन्नत बीज व रासायनिक खादों के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हुई है। 1960-61 में लगभग 4000 बीज गुणक फार्म स्थापित किए गए थे। 1963-64 में स्थापित राष्ट्रीय बीज निगम उन्नत बीजों के उत्पादन व वितरण में सक्रिय रहा है। 1950-51 में 15 लाख हेक्टेयर भूमि में उन्नत बीजों की बुवाई होती थी, जो 1968-69 में 80 लाख हेक्टेयर भूमि में जो है होना शुरू हो गई थी। इसके पश्चात 1973-74 में 259 लाख हेक्टेयर में जो है उन्नत बीजों द्वारा खेती की जाने लगी है और 2016-17 में यह बढ़ करके 1200 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। तो इस प्रकार से उन्नत बीजों के प्रयोग में भी वृद्धि हुई है। रासायनिक खाद पिछले लगभग 70 वर्षों के जो योजना काल का जो विकास है उसमें 150 गुना रासायनिक खादों के उपयोग में वृद्धि हुई है। देश में रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 7 कारखाने संचालित किए जा रहे हैं। 1996-97 में उर्वरकों का उपयोग 143 लाख टन था, जो 2016-17 में बढ़ करके 260 लाख टन होने का अनुमान है। फिर है भूमि संरक्षण। भूमि का धीरे धीरे कटाव व उपजाऊ मिट्टी का बहाव रेंगती हुई मौत के समान है, तो भू संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। 1953 में केंद्रीय भू संरक्षण मंडल की स्थापना की गई। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए जोधपुर में एक केंद्र स्थापित किया गया जिसे हम काजरी कहते हैं।
पिछले 60 वर्षों में लगभग 4.8 करोड़ हेक्टेयर में भू संरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। फिर है पौध संरक्षण। फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए जो है कीटाणुनाशक औषधियों का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। जहां 1960-61 में केवल 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पौध संरक्षण किया गया था, वो 2016-17 में बढ़कर के 190,000 टन हो गया है। तो इस प्रकार से पौध संरक्षण में भी वृद्धि हुई है। फिर यंत्रीकरण को बढ़ावा मिला है, क्योंकि भारतीय कृषि विकास में यंत्रीकरण की प्रगति भी आश्चर्यजनक हुई है। तीसरी योजना से ही वैज्ञानिक कृषि उपकरणों व यंत्रों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि यंत्र एवं उपकरण मंडल स्थापित किया गया। राज्यों में भी कृषि उपकरण मंडलों की स्थापना की गई। कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए लगभग 55 वर्कशॉप स्थापित किए जा चुके हैं। विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई, जो किराया क्रय पद्धति पर कृषि यंत्रों का विक्रय करते हैं, तकनीकी सेवा भी उपलब्ध करवाते हैं तथा कृषि व उद्योग के निकट संपर्क स्थापित करते हैं। तो देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि में बहुत तेजी से यंत्रीकरण की एक झलक हमें देखने को मिलती है कि जहां 1956 में विद्युत संचालित पंप सेटों की संख्या 47,000 थी, वो बढ़ करके 2001-2002 में 140 लाख हो गई। नेक्स्ट है फिर विपणन व्यवस्था। किसानों को उनके द्वारा जो उत्पादित उपज है उसका उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें महाजनों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए कृषि विपणन व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत नियंत्रित मंडियों की स्थापना की गई। 1950-51 में नियंत्रित मंडियों की संख्या केवल 286 थी, जो 1985 तक बढ़ करके 5,600 हो गई और 1995-96 में यह संख्या 6,968 हो गई। 2001-2002 में इसके 8,000 हो गई। तो इस प्रकार से नियंत्रित मंडियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। और 1964 में राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ बनाया, जिसके अंतर्गत 3,750 कृषि विपणन सहकारी समितियां काम कर रही थी, जिनकी वार्षिक बिक्री 10,000 करोड़ रुपए थी। उनकी कृषि मूल्यों में स्थायित्व व उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग स्थापित किया गया। कृषि उपज के संग्रह के लिए गोदामों की उचित व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। उसके लिए 1956 में राष्ट्रीय सरकारी विकास एवं गोदाम अधिनियम के अंतर्गत 1957 में केंद्रीय गोदाम निगम तथा सभी राज्यों में राज्य गोदाम निगम स्थापित किए गए। इनके सभी गोदामों की संग्रह जो क्षमता थी वो 1981-82 में 195 लाख टन थी, जो 1996 तक बढ़कर के 500 लाख टन हो गई थी। देश में 3400 जो है कोल्ड स्टोरेज बने हुए हैं, जिनकी क्षमता 100 लाख टन के आसपास है। तो इस प्रकार से विपणन की व्यवस्था में भी तेजी से वृद्धि हुई है। फिर है साख सुविधाएं। किसानों को सुविधाजनक उचित शर्तों पर साख उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था के विकास पर ध्यान दिया गया है। 1955 में स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कर रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से खेती को दीर्घकालीन व मध्यकालीन साख प्रदान करने के लिए कृषि साख दीर्घकालीन कोष तथा कृषि साख स्थिरीकरण कोष स्थापित किए गए। पिछले लगभग 60-70 वर्षों में सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा खेती के लिए काफ़ी वित्तीय साधन जुटाए गए हैं। प्रथम योजना में 43 करोड़ रुपए थे, जो बढ़ करके 1986-87 में लगभग 7,195 करोड़ रुपए हो गए थे। 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके कृषि क्षेत्र में ऋणों की मात्रा को बढ़ाया गया है ना। जहां सन 1969 में इन बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिया जाने वाला कुल ऋण 162 करोड़ रुपए था, जो बढ़ कर 2006-07 में 1,97,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इस प्रकार से कृषि साख की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है। इनके अलावा किसानों में व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए 1960-61 में फोर्ड फाउंडेशन के आर्थिक अनुदान 7 राज्यों में प्रारंभ किए गए थे और सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1965-66 में 308 विकास खंडों में लागू किया गया था। छोटे पैमाने पर तकनीकी जानकारी, साख व उपकरण उपलब्ध करने के लिए सघन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम भी लागू किए गए थे। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। योजनाबद्ध विकास के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई, खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुना हो गया, व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी 5 गुना वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो योजना काल में कृषि का विकास बहुत ही तेज गति से हुआ है।